नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। इस शो में हम ताजा हालचाल पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात होगी बीते 2.5 महीनों के हालात पर, जब कोरोना की दूसरी लहर का कहर हमारे आसपास छाया हुआ था। अभी इसमें थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने जो कुछ हमसे छीन लिया और जिस तरह लोग अपनों को सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी नहीं दे सके, उसे याद करते हुए हर कोई कहना चाहेगा कि ऐसे दिन दोबारा कभी लौट कर न आए। हमारे आसपास लोगों ने इस दौर में क्या देखा और क्या महसूस किया, उस पर ही आज के शो में तफसील से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो। कैलेंडर पर महीने के पन्ने बदलते रहे, तारीख पर तारीख भी बदलती रही, लेकिन पिछले 18 मार्च की तारीख कुछ ऐसी थी जिसे कोई भी याद करना नहीं चाहेगा। इसी 18 तारीख को पिछले साल 2020 के मार्च महीने में छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला संक्रमित मिला था। इस साल सन 2021 में जब कैलेंडर पर फिर से 18 मार्च की तारीख दर्ज हुई तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले 1000 के आंकड़े को पार कर गए। अब फिर से पिछले साल की बात करें तो इसी 18 मार्च के बाद कोरोना ने अपने डैने पसारने की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद सन 2021 में 7 जनवरी की तारीख तक आते आते संक्रमितों की तादाद बढ़ते बढ़ते 1000 तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर इसके बाद संक्रमण घटता गया। फिर इस साल 18 मार्च की तारीख आई तो हफ्ते भर के अंदर छत्तीसगढ़ में 1000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। इसी तारीख से कोरोना का दायरा बढ़ता गया। फिर 24 मार्च को 24 घंटे के भीतर कोरोना से मौत के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे नंबर पर आ गया। इसके बाद संक्रमण के भी मामले बढ़ते गए और मौत का आंकड़ा भी आगे बढ़ता गया। मई महीने की शुरुआत में एक दिन में 15,000 से अधिक संक्रमित मिले और 250 से अधिक मरीजों की मौत हुई। हम जिस तारीख पर आपसे बात कर रहे हैं उस समय छत्तीसगढ़ में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 1000 के आसपास पहुंच गई है। आंकड़ा घट रहा है और सभी चैन की सांस ले रहे हैं। इन भयावह आंकड़ों को सामने रखकर हम समझ सकते हैं कि बीते 80 दिनों या 2.5 महीनों में हमने अपने करीब के कितने लोगों को खोया, कितने लोग बेहाल, परेशान और भयाक्रांत रहे। आप किसी से भी बात कर लीजिए, हर एक व्यक्ति के परिचित, पहचान, नाते, रिश्ते, दोस्त, यार, घर परिवार से लेकर दूर रहने वाले किसी जान पहचान के व्यक्ति के हमेशा के लिए बिछड़ जाने का दुख हर किसी के करीब तक पहुंचा है। आंकड़ों पर तो बहुत बात हुई। इन आंकड़ों को लेकर किसी के मन में सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन हम अब जिनकी बात करने जा रहे हैं वे लोग हमारे लिए आंकड़े नहीं थे। इन लोगों के साथ हमारा बरसों बरस का साथ रहा है। इसे लेकर किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। जिन्हें कोरोना नाम की भयानक बीमारी ने हमसे छीन लिया, ऐसे नाम तो अपने आसपास भी बहुत हैं, जिनका जिक्र करेंगे तो फहरिस्त काफी लंबी होगी। फिर भी उन चेहरों को फिर से सामने लाने का मन करता है जो अब हमारे बीच भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हैं। इस बार कोरोना ने जिन लोगों की सांसें छीन ली उनमें कांग्रेस नेत्री श्रीमती करुणा शुक्ला भी थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी श्रीमती करुणा शुक्ला जांजगीर से सांसद भी रही और बिलासपुर में राजनीति से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा है। जनसंघ के जमाने से सक्रिय रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान जी ने भी इस दौरान ही अंतिम सांसें ली। हालांकि वे कोरोना से प्रभावित नहीं थे, लेकिन लंबे समय से अस्वस्थता बनी हुई थी। कांग्रेस के लोकप्रिय नेता बसंत शर्मा का भी कोरोना की वजह से दुखद निधन हो गया। वे संभावनाओं से भरे ऊर्जावान नेता थे। उनके निधन से बिलासपुर शहर की राजनीति ने एक अच्छे व्यक्ति को हमेशा के लिए खो दिया। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केशरवानी के लघु भ्राता अजय केशरवानी का निधन कोरोना की वजह से हुआ। सरल सहज स्वभाव के अजय केशरवानी का निधन केशरवानी परिवार पर एक वज्राघात की तरह था।
बिलासपुर प्रेस जगत के गणेश तिवारी, प्रदीप आर्य और अंकित वाजपेयी को भी कोरोना ने हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। गणेश तिवारी अखबार में हमारे पुराने पत्रकार साथी रहे, उनके साथ काम करते हुए अंतरंग संबंध भी रहे। याद नहीं आता कितनी बार हम लोग साथ बैठकर टिफिन खाते रहे। अपनी साफ गोई के लिए उन्हें पहचाना जाता था। इसी तरह बिल्हा से समाचार लेकर रोज बिलासपुर आने वाले संजय गुप्ता का भी कोरोना की वजह से दुखद निधन हुआ। बिलासपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर खेलन राम जांगड़े के निधन से भी इस अंचल की राजनीति को बड़ी क्षति हुई है। इसी तरह तखतपुर के पूर्व विधायक ताहिर भाई के पुत्र जोय भाई का भी इसी दौर में दुखद निधन हो गया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के हिंदी अधिकारी अखिलेश तिवारी के परिवार पर तो कोरोना का कहर वज्र की तरह टूटा। उनके परिवार के 4 लोगों की मृत्यु करीब हफ्ते भर के भीतर हो गई। योगेश वाजपेयी गुड्डा भी अपने दोस्तों परिचितों के बीच काफी लोकप्रिय थे, उन्हें भी कोरोना ने हमेशा के लिए छीन लिया। इसी तरह योगेश पांडे शिक्षक थे और रंग कर्म से उनका गहरा नाता रहा है। उन्हें भी कोरोना ने हमसे जुदा कर दिया। ऐसे कितने ही नाम हमारे आसपास हैं जिनका निधन कोरोना की वजह से हुआ। यह तमाम लोग आंकड़े नहीं थे, किसी न किसी के साथ इनका रिश्ता रहा है। हालांकि कोई भी कोरोना की दूसरी लहर के उस भयानक दौर को याद नहीं करना चाहेगा, लेकिन जब भी उस दौर की चर्चा होगी तो ये चेहरे जरूर नजरों के सामने से गुजरेंगे। आइए अब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों के सामने पेश हुई परेशानियों पर भी बात करते हैं। ये लोगों के लिए ऐसी परेशानियां थी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की रही होगी। घर पर कोई संक्रमित हो तो हर कोई पास जाने से डरता था, फिर भी पूरे घर के घर संक्रमित होते गए। ऐसे में उम्र दराज या किसी डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से ग्रसित या कोरोना की वजह से डिप्रेशन में जा चुके घर के सदस्य को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने की मजबूरी हिलाकर रख देती थी। उस समय अस्पतालों में आईसीयू, वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहे थे। लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन या दूसरी दवाइयों के लिए भटक रहे थे। बदहाली और डर का माहौल चारों तरफ दिखाई दे रहा था। ऐसे में मरीज की हालत तो गंभीर थी ही, उनके परिजन की हालत की कल्पना की जा सकती है। जिन पर एक तरफ सीरियस पेशेंट की हालत संभालने का दबाव था, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में बेड की तलाश और दूसरी जरूरतों के लिए परेशानी भी उठानी पड़ रही थी। फिर भी अगर अपने परिवार के किसी सदस्य को कोरोना के कहर से नहीं बचा सके तो अंतिम संस्कार में एक बड़ी समस्या थी। स्मशान घाटों में भी भीड़ सी लगी हुई थी। उस समय जिन लोगों ने इन परेशानियों का सामना किया, उनमें से कुछ लोगों से बात हुई तो दिल दहल उठा। हमारे एक साथी ने बताया कि कोरोना से पिता के निधन के बाद अस्पताल से शव उठाने से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक जो कुछ उन्होंने भोगा वह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का मलाल जिंदगी भर रहेगा कि वे अपने पिता को सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं दे सके। वे बताते हैं कि अस्पताल से गाड़ी में ही शव को स्मशान तक पहुंचाया गया। उन्हें पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार स्थल तक जाने की अनुमति अकेले मिली। परिवार के अन्य लोग भी पाबंदियों की वजह से नहीं पहुंच सके। स्मशान घाट पर कतारबद्ध रखी कई चिताओं के बीच एक साथ कई लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा था। दूर से खड़े देखते परिजन यह भी नहीं महसूस कर पाते थे कि इन चिताओं में उनका अपना किस जगह पर है। चिताओं के ऊपर से उठती लपटें यह पहचानने की सहूलियत नहीं देती थी कि वह किस चिता से उठ रही है। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार से पहले परंपरा और रिवाज के मुताबिक जितनी रस्में पूरी की जाती हैं, उनके लिए भी मौका नहीं मिल पाता था। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय पास ही खड़े थे और अपनी नजरों से ही देख रहे थे कि इस काम में लगाए गए कर्मचारी डीजल लेकर चीता पर डाल रहे थे। क्यों? ताकि इससे आग सही ढंग से फैल सके। कोई भी कल्पना कर सकता है कि सभी अपनों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देते हैं। ऐसे में अगर किसी बेटे के सामने ही पिता की चिता पर कोई डीजल डाले तो उस पर क्या गुजरेगी। वक्त की बात थी। स्मशान घाट पर उनके सामने पेश हुआ
एक वाकया और सुन लीजिए। अंतिम क्रिया के ठीक पहले पीपीई किट पहने कोई शख्स उनके नजदीक आया और सवाल किया कि क्या आपके पास गंगा जल है। तभी उन्हें ध्यान आया कि वे खुद भी गंगा जल ले जाना भूल गए थे, लिहाजा उन्होंने नहीं में सिर हिलाया। वह शख्स लौटने लगा तो ख्याल आया कि आवाज से लग रहा है कि यह कोई पुरुष नहीं बल्कि किसी महिला की आवाज है। उन्होंने पुकार कर उन्हें वापस बुलाया और पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। इस पर जो बात सामने आई वह दिल को हिला देने वाली है। दरअसल पीपीई किट के भीतर एक लड़की थी। उन्होंने बताया कि वह अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने आई है। मां घर में बीमार है, भाई बेंगलुरु में है और लॉकडाउन के दौरान आने का कोई साधन नहीं है। इसलिए उस लड़की को ही अंतिम संस्कार करने स्मशान घाट तक पहुंचना पड़ा। हम सब जानते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद तीसरे दिन अस्थियां उठाकर लाने की परंपरा है, लेकिन वहां भीड़ की वजह से दूसरे दिन ही अस्थियां लेने के लिए बुला लिया जाता था। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर अंतिम संस्कार के बाद बची हुई राख के बीच से पूरे सम्मान के साथ अस्थियां बटोरी जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार होने की वजह से अस्थियां समेत पूरी राख बेलचा के जरिए उठाकर अलग अलग ढेर में रख दी जाती और लोगों को बता दिया जाता कि वे अपने परिजन की अस्थियां उसमें से निकाल सकते हैं। जिस दौर में शव की भी अदला बदली हो रही थी और लोगों को यह भी पक्के तौर पर पता नहीं होता था कि सील पैक बंडल के भीतर किसका शव रखा गया है, ऐसे समय में स्मशान घाट पर अस्थियों को लेकर क्या कुछ होता रहा होगा, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। जो सच्चे किस्से हम दुनिया के दूसरे देशों के बारे में सुनते, पढ़ते, देखते थे, वह सब अपने आसपास से भी गुजरते देखा। अनिश्चितता और भटकाव कोरोना महामारी के सहोदर जैसे बन गए थे। अपने परिजन की मौत के बाद भी भटकाव ने कई लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। अस्पताल से लेकर नगर निगम तक कागज लेने के लिए भटकाव लंबे समय तक चलता रहा। डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी लोग परेशान होते रहे। एक परिचित ने बताया कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए इतने दिनों तक घुमाया गया और इतनी बार दफ्तर में बुलाया गया कि कई बार लगता था जैसे भीड़ की वजह से डेथ सर्टिफिकेट लेने वाला आदमी भी कोरोना संक्रमित हो सकता है। उस समय डाटा एंट्री करने वाले भी कई लोग संक्रमित थे और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उनका भी रवैया सहयोगात्मक नहीं था। कई बाबू तो रोज दफ्तर में अपना कमरा ही बदल देते थे, जिससे परिजन को बेवजह भटकना पड़ता था और डेथ सर्टिफिकेट को लेकर कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल पाता था। आप यह सोच सकते हैं कि आज जब कोरोना का कहर थम चुका है तब इन बातों का क्या मतलब। हमें लगता है कि बाढ़ के समय उससे बचने का उपाय चारों तरफ होता है, सभी इसी काम में जूझ जाते हैं और बाढ़ उतर जाने के बाद ही इस बात का आकलन होता है कि इसमें नुकसान कितना हुआ। बाढ़ की विभीषिका हमारे बीच से क्या क्या बहा कर ले गई और अगर चाहें तो इस बारे में भी सोच सकते हैं कि फिर कभी बाढ़ आई तो उससे बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम कर सकते हैं। बहरहाल मार्च के दूसरे हफ्ते से शुरू हुआ यह दौर अप्रैल में इतना गहरा गया कि हर दिन कोई न कोई बुरी खबर मिलती थी। सुबह मोबाइल खोलने में डर लगता था। अखबारों में निधन कालम पर छपी तस्वीरों को देखकर मन कांप उठता था कि कहीं इनमें कोई अपना न हो। संक्रमण के दौरान जब अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, उस समय मदद के लिए लोगों के फोन आते तो भी डर सा लगता था। हालत ऐसी थी कि अस्पतालों में जान पहचान के लोगों ने भी फोन उठाना बंद कर दिया था। याद आता है कि हमारे पुराने सहयोगी इस समय एक चैनल में कैमरा पर्सन के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने सुबह सुबह फोन पर बताया कि उनके पिताजी की हालत काफी खराब है। वे पिताजी को लेकर अस्पताल तक तो पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था और उन्हें बेड की जरूरत थी। उन्हें बेड दिलवाने के लिए जिनसे भी मदद की उम्मीद थी उनसे संपर्क करने की कोशिश सभी लोगों ने की, हम लोगों ने भी की। कहीं किसी ने भरोसा दिलाया तो कहीं किसी ने फोन भी नहीं उठाया। हम उनके लिए कुछ कर पाते। इस बीच बुरी खबर मिली कि उनके पिताजी की सांसें थम चुकी हैं। ऐसे कई सच्चे किस्से हैं जिनमें वक्त पर इलाज की सुविधा नहीं मिलने की वजह से कोरोना संक्रमित की मौत हो गई।
और अपन को भी कुछ न कर पाने का अफसोस रहेगा। उस पल को बुरे सपने की मानिंद भूल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन इस बात को जरूर याद करते रहना चाहिए कि मेडिकल फैसिलिटी के मामले में हम कहां पर खड़े हैं, और हो सके तो नीचे से लेकर ऊपर तक अपने नुमाइंदों को ऐसे ही मुद्दों पर कसौटी पर रखकर देखना भी चाहिए। बहरहाल करीब 2.5 महीनों के बाद हालात अब बदलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि संकट का यह दौर कुछ ऐसा गुजरा कि चारों तरफ कोरोना के सिवाय और कुछ नजर नहीं आया। याद कीजिए, जब मार्च महीने के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में संक्रमण के मामले बढ़ने लगे थे, तब होली त्योहार के ठीक पहले बसंत का मौसम था। भय और अनिश्चितता के दौर में इस साल का बसंत यूं ही गुजर गया और तपती दोपहरी धूप घाम की चुभन को झेलते हुए कब आसमान पर बादल घिर आए, इसका भी पता नहीं लग सका कि मौसम कहां से कहां पहुंच गया। बसंत की शुरुआत और चौमास की दस्तक के बीच का फासला ही गुम सा हो गया। इस बीच नवरात्रि का त्योहार भी आया, ईद भी आई और गुड फ्राइडे भी गुजर गया। पाबंदियों की पहरेदारी और अपनों के बिछड़ने का गम हर एक शख्स पर भारी पड़ गया। चलिए, अब उम्मीद की बात यह है कि बदलाव कुदरत का नियम है, वक्त तो बदलता रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाला कल बेहतर होगा। कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां अभी भी जरूरी हैं। मास्क, आपस की दूरी और साफ सफाई को जिंदगी का हिस्सा बना लेना ही वक्त की जरूरत है। यही दूसरी लहर का सबसे बड़ा सबक भी है। फिर भी हर समय हमारे हाथ पर रहने वाले मोबाइल के व्हाट्सएप पर कुछ नंबर ऐसे हैं जहां सिर्फ किसी की तस्वीर बची है, और जो शख्स इस ऐप का इस्तेमाल कर संदेश देता रहता था वह बहुत दूर जा चुका है। यह तस्वीर उनकी याद जरूर दिलाती रहेगी जो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अब यही कह सकते हैं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। आज के शो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। यह आजाद पत्रकारिता को आपकी ओर से सबसे बड़ी मदद होगी। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।